निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं मेथड ऑफ फिजिकली एजुकेशन, अर्थात शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियां। किन विधियों के साथ शारीरिक शिक्षा को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। देखिए, कोई भी ज्ञान जब दिया जाता है तो यह बात बिल्कुल सही है कि उसे एक ही मेथड से नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक ही मेथड से दिया जाने वाला ज्ञान उबाऊ, बोरिंग हो जाता है। इसलिए शिक्षक को वो सारे मेथड, वो सारी विधियां, वो सारी पद्धतियां काम में लेनी होती हैं जिनसे छात्र रुचि उनकी डेवलप होती हो। क्योंकि बिना रुचि के कोई ज्ञान सीखा नहीं जा सकता। तो उनको रुचि डेवलप कराते हुए अगर ज्ञान देंगे तो वो ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसी के तहत शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियों में लेके चलते हैं। नंबर 1, पहला है लेक्चर मेथड, व्याख्यान पद्धति, व्याख्यान विधि। देखिए, नाम ही जिसका लेक्चर है, लेक्चर के अंतर्गत जैसे मैं बोल रहा हूं आपके सामने, तो वो काय का एग्जाम्पल है लेक्चर का। लेक्चर अपने आप में ही इस तरह का लेक्चर का अपना प्रेजेंटेशन है कि शिक्षक अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने प्रेजेंटेशन से छात्र को अपनी ओर, अपने ज्ञान की ओर आकर्षित रखे। अब उसका ऐसा कैसा एक्सप्रेशन होगा जिससे छात्र बंधे रहें, जिससे छात्र उसे सुनते रहें, हृदयंगम उसकी बातों को करते रहें। तो इसके लिए सबसे, जबकि ऐसा बताया जाता है कि लेक्चर मेथड छोटी क्लास में तो बिल्कुल ही फ्लॉप है, सिर्फ वो कहानियों के माध्यम से ही चल सकता है। बाकी और अदर आपने कोई वे बनाया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, एक निश्चित समय के बाद उनको या तो कोई नाटकीय पद्धति या कोई डेमोन्स्ट्रेशन पद्धति, किसी भी तरह का ऐसा कोई मेथड होना चाहिए जिसमें शिक्षक एक जोकर बना रहे, एक नमूना बना रहे, एक इस तरह का पर्सन हो जिसकी बॉडी लैंग्वेज उसको हंसाती रहे, उसको ऐसा शो कराती रहे कि हाँ वो उन्हीं के साथ है। लेकिन एक उम्र विशेष के बाद तो फिर भी लेक्चर, लेकिन लेक्चर मेथड के भी कई सारे पॉइंट हैं, उसमें भी कई सारी बातें हैं जो ध्यान देने की है। जैसे नंबर 1, लेक्चर मेथड अर्थात व्याख्यान पद्धति। सबसे पहले है द्वारा पढ़ाते समय सरल भाषा। अध्यापक की भाषा कैसी हो? सरल एवं छात्रों को समझ में आने वाली होनी चाहिए, ताकि छात्र व्याख्यान को ठीक ढंग से समझ सके। देखिए, होता क्या है, किताब में साहित्यिक भाषा लिखी होती है। साहित्यिक भाषा में कई ऐसे वर्ड होते हैं जो काफी टिपिकल होते हैं, उनका उच्चारण करना टिपिकल होता है, समझना तो बहुत दूर की बात है। तो शिक्षक का दायित्व है कि वह उसको सरल करे, अर्थात कोशिश यह करे कि वह छात्रों को अपनी लोकल लैंग्वेज में एग्जाम्पल दे जिससे छात्र उसको समझ पाए अच्छे से। नंबर 2, मौखिक विधि होने के कारण छात्रों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है। ये मौखिक रूप से बोला जाता है तो इसलिए छात्रों के सामने आप प्रस्तुत होते हैं। अतः शिक्षक को अपने पढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। उसे भाषा को, विषय को तर्क संगत बनाने के लिए अपने हाव भाव, विभिन्न मुद्राओं द्वारा इस पद्धति को प्रस्तुत। एक कौशल है, स्किल जिसको कह रहे हैं, जिसका नाम है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। पढ़ा होगा आपने, आपको माइक्रो टीचिंग हुई है 3rd ईयर में। क्या है उद्दीपन परिवर्तन कौशल? उद्दीपन परिवर्तन कौशल वह कौशल है जिसमें एक शिक्षक छात्र के सामने अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अर्थात अपने शरीर संचालन से, मैं मेरी चाल, मेरे हाव भाव, मेरी मुख मुद्रा,
ये सारी चीजें मैं उस पाठ को पढ़ाते समय, उस लेक्चर को प्रेजेंट करते समय अप्लाई करूं, जिससे छात्र मुझे ध्यान से सुने। कभी अपने स्वर को नीचा ले जाऊं, कभी ऊंचा ले जाऊं, कभी आंखों को, जैसे कोई डराने वाली बात है तो, और डरना है आपको तो वो मान लो शेर का कहानी सुना। शेर अपने आप में ही काफी भयानक पशु है, तो शेर के नाम पे यानी कि अरे यार शेर आ रहा था, शेर जब एक साथ आया, तो वो जो एक्सप्रेशन है जो छात्रों को भी एक साथ शेर का नाम सुनते उनके अंदर भी करे गुरुजी कैसे शेर बन गए। कहने का तात्पर्य ये सारी बातें ये शो करती हैं कि बच्चों का अट्रैक्शन अपनी ओर लेने के लिए शिक्षक को अपने हाव भाव, अपनी मुख मुद्रा, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना शरीर संचालन, ये सारी चीजें अप्लाई करनी होती हैं प्रेजेंटेशन के दौरान। नंबर 3, अध्यापक को अपनी आवाज तथा स्वर अपने व्यक्तित्व का प्रमुख आधार जो होता है उसे उतार चढ़ाव के तहत बड़े विनम्रता से, ज्यादा कर्कश आवाज में भी, इतनी तेज आवाज में भी नहीं बोले कि छात्र कहते हैं अरे सर कान पक गए, कानों में दर्द होने लगे। अरे जब नजदीक में बैठे हैं तो जितनी आपको आवाज की रिक्वायरमेंट है कक्षा कक्ष में उतनी ही आवाज में बोले। हो सकता है आपका जो वोकल है, गले का जो कंठ है वो हो सकता है ज्यादा हो। कई ऐसे लोग होते हैं नजदीक में खड़े होने के बाद भी तेज बोलते हैं, तो वो बोरिंग होते हैं। पहले देखे कि भाई कितने एरिया में बच्चे, मान लो आप बड़े सेमिनार हॉल में बैठे और वहां धीमी आवाज करें तो आगे वाले तो सुन लेंगे, पीछे के हुटिंग करेंगे, साहब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या हो रहा। तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि जब वह अपनी लेक्चर दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो अपनी आवाज को कक्षा के जितना कक्षा का एरिया है उसके अकॉर्डिंग ही बना के चले। नंबर 4, व्याख्यान विधि को प्रस्तुत करते समय छात्रों की आयु का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक को अपने व्याख्यान को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय कौशल का तकनीकी ढंग से, आयु से क्या तात्पर्य है, कई बार हम क्या होता है एग्जाम्पल बड़े स्तर के दे देते हैं और क्लास पढ़ा रहे हैं छोटे, तो बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाता है। कई बार बड़ी क्लास को पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल देंगे छोटी क्लासों के, कहानी सुनाएंगे थर्स्टी ग्रो की, तो वो सारा जो मैच, भाई ज्यादा बड़ी क्लास है और छोटा एग्जाम्पल दिया, अरे यार मास्टर जी ऐसी ऐसी बातों को सुनाएंगे कि ये तो बहुत पहले पढ़ चुके। छोटी क्लास में तो पता नहीं जाने कहाँ कौन से उसके लेके आए, कौन सा राइटर है, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। तो ओवरऑल जो एग्जाम्पल हो वो बच्चों को हृदयगम कराने के लिए उसी के स्तर के अनुकूल, उसके एज के अकॉर्डिंग ही दिए जाने चाहिए। नंबर 5, व्याख्यान की भाषा सरल एवं मधुर होनी चाहिए ताकि छात्रों को समझने में आसानी हो। व्याख्यान में विविध विषयों से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्रों में, ये बात सही है, लेक्चर मेथड मोस्टली चलता है एग्जाम्पल से। कथा धर्मगुरु कहते हैं, चाहे भागवत कथा है, चाहे अन्य कोई ऐसी कथा है जो वाचन किए जाते हैं, तो बड़ी गैदरिंग है, बैठे हैं लोग, अब उसको सुनने के लिए कथा तो कथा के उसमें ही कही जा रही है, लेकिन जो कथावाचक है अगर वह एक्सपर्ट है तो वह बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आपके रोजमर्रे के दैनिक जीवन में काम आने वाले देंगे। उन एग्जाम्पलों से आप अपने आप को कोरिलेटेड कर लेंगे और आप बिल्कुल उसमें सही बैठ जाएंगे, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। नंबर 6, व्याख्यान विधि में अध्यापन साहित्य का प्रयोग करना चाहिए जिसमें चौक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर इत्यादि हो, जिससे शिक्षक विषय को प्रभावशाली बना सके। ताकि जैसे कि मैं लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन मैंने जो ये लिखा है इसका क्या मतलब है, इससे कुछ बालक अपना लिखेंगे भी, कुछ शिक्षक को लिखने के साथ में ही छात्रों को समझाने में कोई डायग्राम बना दे, किसी तरह से कोई और ऐसी चीजें, जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों किया है, तो थोड़ा सा छात्रों को सुनने और समझने में, कई चीजें सुनने में ध्यान कहीं और है तो लिखेंगे तो उसको ध्यान आ जाएगा, हाँ हाँ यार बोर्ड पे लिखी हुई थी वो। तो
इनका भी प्रयोग करना चाहिए लेक्चर मेथड। तो ये पहला पॉइंट हुआ व्याख्यान पद्धति। नंबर 2 प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन। वैसे शारीरिक शिक्षा 2 मेथडों पर ज्यादा चलती है, एक डेमोस्ट्रेशन, एक प्रैक्टिस, अभ्यास और प्रदर्शन। जैसा कि आपने जाना होगा, मैंने कई सारी वीडियो में आपको पढ़ाया है, चाहे वो लेक्चर मेथड से ही पढ़ाया है, लेकिन मैंने कमी महसूस की है डेमोस्ट्रेशन की, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन इस विषय को पढ़ाने में सबसे ज्यादा रोचक रहता है। उदाहरण के तौर पर मैंने कोई खेल बताया, दौड़ बताई, ठीक है, पीटी कराई, योग बताए, ये सारी चीजें डेमोस्ट्रेशन से ही छात्रों के समझ में भी आएंगी और छात्रों को रोचक भी लगने लगेगी शारीरिक शिक्षा। तो प्रदर्शन पद्धति किसी भी विषय को प्रत्यक्ष एवं स्वयं करके बनाने और दिखाने से, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करे और फिर सिखाए, तो उसमें बालक ज्यादा अच्छे से सीखता है, क्योंकि खुद के प्रदर्शन का अपना एक अलग ही रोल है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में इस पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। छात्रों के समक्ष विषय को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना, जिससे छात्र को क्रिया समझने में आसानी हो, यह भावपूर्ण तरीका है। इसमें छात्रों की आयु, रुचि, योग्यता को ध्यान में रखकर प्रदर्शन पद्धति का उपयोग में लेना चाहिए। आप जैसे छात्र हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग, अब छोटे बच्चे हैं और बड़े आसन करवाएंगे तो उन पर नहीं बैठेगा, लेकिन अगर एक मैच्योर हैं तो उनको आसन का पूरा सिस्टम समझाएं, उनको योग की पूरी मुद्राएं बताएं, उनको एक्सरसाइज का पूरा सिस्टम समझाएं, तो वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। प्रदर्शन पद्धति से पढ़ाने के पश्चात छात्रों को समझ में आया या नहीं, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। कक्षा में छात्रों को यह पद्धति दोबारा पढ़ाने को कहनी चाहिए ताकि उसमें साहस पैदा हो सके। छात्रों की गलतियों को सुधारना चाहिए और उनके प्रदर्शन संबंधित जिज्ञासा का समाधान भी करना। मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया शारीरिक शिक्षा का, छात्रों ने कॉपी की, कोई कमी रह गई, छात्रों ने दोबारा पूछा, सर एक बार दोबारा करो, दोबारा कर दिया। कोई ने कहा साहब तिबारा करो, तिबारा। इसके बाद आपको चौथी बार, अब तुम यहां आओ मंच पे, मैं देखता हूं। उसमें कमी निकालेगा, छोटी मोटी कमी रह गई, 4th या 5th टाइम में वो एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ये डेमोस्ट्रेशन वाली विधि में दिक्कत ही नहीं रहती, क्योंकि सामने हमारे क्या है, आइडियल से तात्पर्य है, जैसे मान लो एक्सपर्ट जो है, यानी जो कोच है, जो पीटीआई है या अन्य कोई शारीरिक शिक्षक में जैसा भी है, वो कर रहा है तो हम तो उसको कॉपी करने में हमारा जाता क्या है। इसके बाद है चर्चा पद्धति, डिस्कशन। भाई डिस्कशन भी एक ऐसा मेथड है, क्योंकि इसके करने से कई बार मैंने देखा है कई समस्याओं का हल ग्रुप डिस्कशन से निकल जाता है। बहुत से लोग ग्रुप बनाकर पढ़ाई करते हैं, ग्रुप में कोई बात डाल दी, सभी लोग उस पर एनालिसिस करते हैं और बाद में उसका सही उत्तर ढूंढते हैं। तो एक से ज्यादा व्यक्ति जब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक से अधिक व्यक्ति जब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या विषयों के संदर्भ में आपस में सलाह मशवरा करते हैं, तो किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया को चर्चा पद्धति है। देखिए, कोई डिसीजन एक तो आपने पर्सनल लिया, अब पर्सनल लेने में हो सकता है उसमें सामने वाले की रुचि है या नहीं, सामने वाले को इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। तो पहले अपनी जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं उसको ग्रुप में एक बार डिस्कशन कर लें। जिस भी लेवल का ग्रुप है, छात्रों से भी डिस्कशन करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई आप नया काम करना चाह रहे हैं तो उसको आप इम्प्लीमेंट तब करें जब पहले एक बार डिस्कशन कर लें। डिस्कशन करने से कोई नुकसान नहीं है। भाई कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कोई ठगाया हुआ है, ठगाया से तात्पर्य है किसी काम को आपने पहले किया,
उसमें आपको असफलता मिली, हम दोबारा उसी पॉइंट से चल रहे हैं, तो सामने वाला कहेगा अरे मैं इस रास्ते से जाके बैठा हूं, ये प्रॉपर वे नहीं है, आप दूसरा रास्ता चुने। तो अपने जो दो कंफ्यूजन थे कि यार दो रास्ते हैं उसमें इस पे, तो उसने एक ने जिसने पहले गुजर चुका है उसने अपनी राय बताई। तो डिस्कशन से कई बार हमें समय की बचत हो जाती है, क्योंकि कई बार आदमी कहता है साहब हम तो ठोकर खा के सीखेंगे, लेकिन कई बार ठोकर इतनी तेज लग जाती है कि दोबारा संभलने का मौका ही नहीं मिले, पैर से चला ही नहीं जाए, इतनी तेज ठोकर खा गया, पढ़ा है साहब 6 महीने से, और वही उसका पीक पॉइंट था कैरियर बनाने का, अब वो घर पड़ा है। भाई जब उनके बुजुर्गों ने समझाया कि भैया इस तरह से चलना है, इस रास्ते पे नहीं जाना है, इस तरह की वो नहीं करने, आपने नहीं माना, गया ठीक है देखेंगे अगर परिस्थिति ऐसी आएगी तो सुधर जाएंगे। तो कई बार सुधरने का मौका नहीं मिलता है, समय ऐसा है कि आपको ऐसी डिफीट देता है, कई बार तो साधारण देता है, कई बार ऐसी देता है जिसमें आप उबरने में बहुत समय लगा देते हो। तो इसलिए इस डिस्कशन से आदमी को अपने सही गलत पे 2 और 4 आदमी से सलाह मशवरा हो जाता है, और उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस, मतलब 2 आदमी एक ही जैसी राय रख रहे हैं तो उसको कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा आ जाता है। इस पद्धति को समझने एवं जानने के लिए 2 रूपों का बात कहा है। एक तो इसमें होती है औपचारिक चर्चा और एक होती है अनौपचारिक, फॉर्मल डिस्कशन, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल से तात्पर्य जिसमें पूरा प्लान हो, योजना बनाकर अथवा पूर्व तैयारी करके विषय निश्चित करना एवं विभिन्न समस्याओं का निराकरण करना, यह औपचारिक चर्चा है। पहले ही बता दिया जाता है टॉपिक, भाई इस पे चर्चा होगी, आप तैयारी करके आए, आप अपनी बातें आपको रखनी है, पूरा प्लान है। विभिन्न समस्याओं को निराकरण करना, यह औपचारिक चर्चा है। छात्रों द्वारा आपस में मिलकर विषय के संदर्भ में विचारों का आदान प्रदान करके या तर्क वितर्क द्वारा इस समस्या का समाधान प्राप्त किया जाता है। शिक्षक के मार्गदर्शन के पश्चात छात्रों को इस प्रक्रिया का उपयोग करने का मौका देना चाहिए, ताकि प्रत्यक्ष प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त करने में उन्हें साहस बढ़ सके, वे प्रश्नों का समाधान अपने बल पर ही कर सके, वे समर्थ हो सके। कई बार क्या होता है कि छात्र आपस में ही डिस्कशन करके और किसी उत्तर पर पहुंच जाते हैं, शिक्षक की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि वो आपस में ही डिस्कशन कर लेते हैं। फिर एक अनौपचारिक चर्चा, योजनाबद्ध तरीकों का दुर्लभ करके स्वयं ही विषय को रखकर उसके संदर्भ में चर्चा करना तथा प्रश्नों का हल खोजना एक अनौपचारिक चर्चा है। यह कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा में पाठ पढ़ाते समय यदि समस्या उत्पन्न होती है तो उसे चर्चा के आदान प्रदान द्वारा दूर करना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कोई बात आ गई तो उसको आप डिस्कशन करके ही आगे बढ़ा सकते हैं, पूर्व में प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 पे विधि है अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। शारीरिक शिक्षा में प्रैक्टिस का भी अपना विशेष महत्व है। शारीरिक शिक्षा में अभ्यास को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अभ्यास के बिना शारीरिक शिक्षा के विषयों को समझना असंभव है। इस पद्धति को बताने के बाद विद्यार्थी को दोबारा इसका अभ्यास कराना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों को अभ्यास के बाद शिक्षक को निरीक्षण करके छात्रों की समस्याओं का निवारण करना चाहिए। सरल कौशलों को धीरे धीरे कठिनता की ओर ले जाना चाहिए। खेल के कौशल, खेल के नियम, खेल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों का अवलोकन करके खेल के प्रयोगात्मक पक्ष को समझने में इस विधि का अभ्यास विधि के अंतर्गत छात्रों को एक बार किया, कोई कमी बताई, उसमें कमी निकली, दोबारा उसको अभ्यास कराएं, 2, 3, 4 बार उसको शिक्षक अपने अंडर कस्टडी में अगर अभ्यास कराए, क्योंकि अभ्यास करने से ही पारंगतता आती है, ये बात तो पक्की है। आपने एक बार कर लिया, अरे मैं अब इसको कर दूं, लेकिन नहीं, प्रॉपर आप उसको रेगुलर 2-4 बार करते रहोगे तब जाके आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। एक बार कर लिया ठीक है, आपने 3 दिन नहीं किया, दोबारा शरीर अकड़ जाएगा, नहीं पहुंच पाओगे जिस तरह से आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाया है 2-3 दिन। फिर इसके बाद है
ओरिएंटेशन मेथड, उद्गम विधि। इस पद्धति में छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। छात्रों को विषय के संदर्भ में समझाकर उस विषय की जानकारी उनसे ही प्राप्त करना तथा उनकी समस्या का समाधान करना। ओरिएंटेशन में छात्रों की समस्या, छात्रों को पूर्व ज्ञान को समझना, छात्रों की रुचि, छात्रों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराती है। यह एक अत्यंत पुरानी विधि है। शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना में खेल के संदर्भ में कौशल, इतिहास, नियम, तकनीकी आदि बनाते समय इस विधि का प्रयोग किया जाता है। छात्रों के विषय संबंधित पूर्व ज्ञान इस विधि का छात्रों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारू हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ओरिएंटेशन करते समय छात्रों की पूर्व समाज, पूर्व ज्ञान को भी मौका दिया जाता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, उसके बाद आगे से उसको पढ़ाया जाता है। इसके बाद है अन्वेषण विधि, एक्सप्लोरेशन मेथड। अन्वेषण, छात्रों को अन्वेषण मीन्स खोजी पत्रकार, खोजी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी विषय को संशोधित करके छात्र अपनी योग्यता से उस विषय में सफलता प्राप्त कर लेता है। अन्वेषण विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष विषय को क्रियात्मक रूप से रखकर स्पष्ट करता है, छात्रों को पुनः इसे करने से सलाह देता है। इसमें छात्र स्वतंत्रता के गुण का विकास होता है। इसमें रुचि, छात्रों की मानसिक, शारीरिक और संशोधनात्मक विकास होता है। छात्रों को निर्णय लेने में, देखिए अन्वेषण मीन्स नई खोज करना। इसमें छात्र को पूरी स्वतंत्रता रहती है, केवल शिक्षक उनको गाइड करता है, बाकी टोटल डिसीजन लेने का उनका अधिकार खुद को होता है। और वह नई कोई भी जानकारी, नए कोई भी रूल रेगुलेशंस अपने आप में पढ़कर, सुनकर, समझकर सीख सकता है। इसके बाद है नाटकीय पद्धति। नाटक करना भी शारीरिक शिक्षा को बहुत जरूरी है। नाटकीय पद्धति विधि में विषय को समझाने में अभिनय करना पड़ता है। मैंने कहा एक बार जोकर बनना पड़ता है जिससे बोरिंग नहीं हो क्लास। नाटक द्वारा पद्धति को एक जीवित रूप में प्रदर्शित करके नाटकीय पद्धति कहलाती है। शिक्षकों द्वारा इस पद्धति का उपयोग करने से छात्रों में रुचि का निर्माण होता है। ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे छात्र नहीं चाहते हुए भी उस विषय को पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस विधि को आवश्यकता होने पर बताना चाहिए कि अन्यथा शिक्षक एवं छात्रों के बीच अनुशासन का अभाव निर्माण हो सकता है। शिक्षक अपना दायित्व निभाने में असफल भी हो सकते हैं। इसे बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। कई बार क्या है, नाटकीय क्रम में बच्चे अपने अनुशासन को भूल जाते हैं, तो उनको समय समय पर एहसास भी कराते रहना चाहिए कि नाटक करते समय हम नाटकीय नहीं है, आपको हमें सम्मान उतना ही देना पड़ेगा जितना पहले देते हैं। ये हमने एक पार्ट खेला है जिसका हम रोल प्ले कर रहे हैं, केवल आपको अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि है ऑब्जर्वेशन मेथड। कोई भी काम हो, फ्री हैंड छोड़ दिया, लेकिन अगर उसका ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो छात्र मनमानी करने लगेंगे और उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाएंगे। इसलिए ऑब्जर्वेशन होना भी जरूरी है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद्धति है ऑब्जर्वेशन मेथड। खेल को समझना, कौशलों को दर्शाना, योग शास्त्र के आसनों को प्रदर्शन आदि में निरीक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। इस विधि के द्वारा छात्रों में कौशल का विकास, इस विधि के छात्रों का परिचय कराने में छात्रों में इस विधि के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। यह विधि समझकर अपने विषय में वो संपादित करने में उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद है अंश पद्धति, पार्ट मेथड। विषय को बांटकर क्रिया तथा कौशलों को छोटे छोटे अंशों में पढ़ाना अंश पद्धति कहलाता है। छात्रों को एक बार में सभी प्रकार की जानकारी देने से उनमें समझने का अभाव उत्पन्न हो जाता है। एक बार में पूरी बात नहीं समझ में आता तो उसको टुकड़ों में बांट दो। अतः शारीरिक शिक्षा के कौशलों को पढ़ाते समय उन्हें अंशों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। छात्रों को इससे समझने में आसानी होती है, छात्रों को इसे दोहराने में आनंद आता है, छात्रों का डर दूर हो जाता है। इस विधि से शिक्षक के अध्यापन से शिक्षक व छात्रों में
सामंजस्य स्थापित हो जाता है। सफल शिक्षा के आदान प्रदान में शिक्षा का भी स्तर ऊंचा, यानी किसी भी ज्ञान को बांट रहे हैं तो उसको टुकड़ों में दो, लंबा करके बताएंगे तो बोर हो जाएंगे और समझने में छात्रों को दिक्कत आएगी। और इसके बाद है अंतिम आदेश विधि, कमांड मेथड। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को आदेश के द्वारा विषय को समझाते हैं। ऑर्डर, दिस इज माय ऑर्डर। आदेश प्राप्ति के बाद विद्यार्थी द्वारा किसी अनुसरण किया जाता है। शारीरिक शिक्षा में इस पद्धति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कई बार आपने देखा होगा विसिल, सीटी, सीटी को ही पूरा ये मानो लैंग्वेज है सीटी, वो आदेश है। विसिल बजते ही एक्शन, विसिल बजते ही टर्न लेना, विसिल की जैसी पोजीशन है उसी की तरह से आपको पोजीशन ले लेनी होती है। शारीरिक शिक्षा में इस पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे समय, शारीरिक व्यायाम के समय, खेलों के प्रदर्शन को समझाते समय, शारीरिक शिक्षा के कौशलों को दर्शाते समय शिक्षक के स्वर में छात्रों को प्रभावित करने का खास अंदाज होना चाहिए ताकि छात्र वशीभूत हो सके। तो ये थी हमारी शिक्षण की कायकी की शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियां, अर्थात शारीरिक शिक्षा को पढ़ाते समय हमें निम्न विधियों का प्रयोग करना होता है। नंबर पहला है लेक्चर मेथड, नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, नंबर 3 डिस्कशन मेथड, नंबर 4 प्रैक्टिस मेथड, नंबर 5 ओरिएंटेशन मेथड, नंबर 6 एक्सप्लोरेशन मेथड, एक्सप्लोरेशन, नंबर 7 ड्रामेटाइजेशन मेथड, और नंबर 8 ऑब्जर्वेशन मेथड, और नंबर 9 पे है पार्ट ऑफ मेथड, और नंबर 10 पे है कमांड मेथड। यानी इतने सारी विधियों को अगर हम एक सब्जेक्ट, विशेषकर शारीरिक शिक्षा को पढ़ाते समय अगर यूज करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि छात्र उस विषय के बारे में गहनता से नहीं पढ़े, क्योंकि उनको गहनता से पढ़ना यूं पड़ेगा कि हमने सारे मेथड ही इस तरह से बदल दिए हैं जिनमें छात्र को इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। भाई छात्र पढ़ने में रुचि कम नहीं लेता है, छात्र की पढ़ाई कब समझ में नहीं आती है, जब इसको प्रयोग में नहीं लिया जाता है, इसको प्रयोग में नहीं लिया जाता है, और इसको प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ये सारे जो इन सारी जो मेथड हैं ये बच्चों को एक तरह से इंटरेस्ट क्रिएट कराते हैं। भाई आज आपको फ्री छूट दे दी, लो भैया ये सामान दे दिया, रॉ मटेरियल दे दिया, आप बनाओ, आप कुछ ये सामान दे दिया, आप खेलो, आप अब बच्चे अपनी टीम बना लेंगे, अपना ग्रुप बना के और पूरा लाइन वाइन खींच के तैयार। गुरुजी आए जब तक तो पूरा सेटअप भी बैठा दिया। तो ऐसी फ्रीडम आ जाने के बाद उसको समझने में कोई दिक्कत आती ही नहीं है। दिक्कत कब आती